तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बेटा इन्हीं के बाद कमेंट स्टेटमेंट और इन कंपोनेंट्स के बाद हम ऑपरेटर जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे देखेंगे, क्योंकि ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट इन्हीं बेस पर हमारे सामने कुछ चीज़ें और आती है कि हम आखिर प्रोग्राम बनाते कैसे हैं और प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं, तो कैसे वैल्यूज़ को पास करते हैं, कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो हमने अभी तक जो टॉपिक देखा उसमें हमने इनके फीचर्स देखे। अब हमारे सामने मेन टॉपिक आता है दैट इज़ ए वेरिएबल या असाइनमेंट, कि इसके बाद हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेरिएबल या फिर कहते हैं असाइनमेंट। वेरिएबल या असाइनमेंट। तो वेरिएबल या असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? तो वेरिएबल या असाइनमेंट का मीनिंग ये होता है कि बेसिक टर्म पर आपको ध्यान हो तो हम ये जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर जितना भी वर्क होता है वो आईपी प्रोसेस के बेस पर होता है। इट मीन्स कि जब तक आप मशीन के अंदर इनपुट स्टोर नहीं करेंगे आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो इनपुट स्टोर करने के लिए आपको इनपुट टूल का यूज़ करना पड़ेगा, आउटपुट जनरेट करने के लिए आउटपुट का यूज़ करना पड़ेगा और प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा। कि जैसे आज मशीन के अंदर इनपुट स्टोर करने के लिए इनपुट डिवाइसेस होती है, आउटपुट जनरेट करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती है और प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है। लेकिन हमारे टाइम में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर हम जब पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? तो प्रोग्राम हम इसलिए बना रहे हैं कि प्रोग्राम के थ्रू हम अपनी किसी भी टाइप की सिचुएशन या किसी भी टाइप की जो कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकें। तो कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट स्टोर करना होगा, देन रिजल्ट जनरेट करना होगा, आउटपुट दिखाना होगा। तो आखिर हम इनपुट डालेंगे तभी तो आउटपुट आएगा या आउटपुट जनरेट होगा। तो इसी बेस पर आज प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक यूज़ में आता है दैट इज़ ए वेरिएबल। और वेरिएबल को ही हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। वेरिएबल को क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। तो इस आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्री इनबिल्ट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम कभी चेंज नहीं करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो यूज़र अपनी मर्जी से बनाता है, अपनी मर्जी से यूज़ में लेता है और प्रोग्राम को डेवलप करता है। तो उन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं आइडेंटिफायर, जिसे हम जनरली वेरिएबल भी कहते हैं। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है कि द वेरिएबल इन पाइथन represent name location that refer to a value and whose value can be used and processed during the program run। कि वेरिएबल एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर वैल्यू को पास करते हैं और उस वैल्यू को ही पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, दैट इज़ ए वेरिएबल। क्योंकि आज अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम लिखने के लिए वेरिएबल नहीं होंगे, आइडेंटिफायर नहीं होंगे, तो आपका प्रोग्राम बनेगा कैसे या आप इनपुट कैसे देंगे? कि जैसे मैंने अगर हवा के अंदर मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, देन यहाँ पर 20 लिख दिया, तो जनरल टर्म पर ये 10 और 20 तो मेरी वैल्यू है, ये तो मेरी वैल्यू है। अगर मैथ्स में यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मैं 10 और 20 लिख रहा हूँ तो मेरी वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं इन वैल्यू को होल्ड करने के लिए मैथ्स जब आप पढ़ते हैं तो मैथ्स में आपने देखा होगा कि जनरली राम गेट 10 रुपीज़, देन शाम गेट 10 रुपीज़, हाउ मच अमाउंट दे गेट। तो इस तरह से राम और शाम यहाँ पे क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। उसी टाइप से जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए उस प्रोग्राम में जो इनपुट आप डालेंगे, जो वैल्यू आप स्टोर करेंगे, तो वैल्यू को होल्ड करने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ में आता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वेरिएबल। तो जब हम किसी भी वैल्यू को बनाते हैं तो वेरिएबल को बनाने का तरीका होता है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर m लिखा तो m यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, इक्वल टू डाल के मैंने 70 पास किया तो ये क्या माना जाएगा? उसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पर m जो है वो एक वेरिएबल है और 70 जो है वो इसकी वैल्यू है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम वैल्यू को किस फॉर्मेट में डाल रहे हैं। हम चाहें तो इस m के अंदर अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं, हम चाहें तो इसके नंबर भी डाल सकते हैं और हम चाहें तो इसके अंदर प्लॉट भी डाल सकते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इसके अंदर क्या वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो m आ रहा है दैट इज़ ए वेरिएबल और 70 जो हो रही है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वेरिएबल। जब हम वेरिएबल का यूज करते हैं तो हमेशा इंपॉर्टेंटली बेस पर ये चीज़ ध्यान रखना कि वेरिएबल के केस में राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट चलता है। हमेशा असाइनमेंट जो होता है राइट टू लेफ्ट चलता है। इट मीन्स कि आपने यहाँ m लिखा, यहाँ 70 लिखा, तो 70 हमेशा किस में स्टोर हो जाएगा? m में स्टोर होगा। अगर आपने इसका उल्टा लिखा 70 इक्वल टू m लिखा तो ये लाइन रॉन्ग मानी जाएगी, कभी भी एक्सेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, लेफ्ट टू राइट कभी असाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है? तो इस वाले केस में 70 किस में आ जाएगा? m में आ जाएगा, जबकि 70 कभी m में स्टोर नहीं होगा तो ये लाइन रॉन्ग मानी जाएगी, ये लाइन आपकी राइट मानी जाएगी। तो इस लाइन को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल को असाइन करते समय, वेरिएबल को बनाते समय आज पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजेबल फीचर ये है कि मल्टीपल असाइनमेंट। कि आज हम जब वेरिएबल का यूज करते हैं तो वेरिएबल में हम मल्टी असाइनमेंट कर सकते हैं।
मल्टी असाइनमेंट कर सकते हैं। तो मल्टी असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? तो मल्टी असाइनमेंट का मतलब ये है कि जैसे आज मैंने यहाँ पर ए बनाया, ए में 10 पास किया, बी बनाया, बी में 20 पास किया, सी बनाया, सी में 30 पास किया। तो यहाँ पर मेरे पास ए बी सी 3 वेरिएबल है। अब मैंने ए के अंदर 10 पास किया, बी में 20 पास किया, सी में 30 पास किया। अब प्रिंट कराते समय मैंने ए बी सी तीनों को अलग अलग प्रिंट कराया। तो एक केस में तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से डिफाइन नहीं करना चाहते हैं कि यार इस तरह से मेरा वर्क कंप्लीट होता है, मेरा कंप्लीट हो जाता है कि मुझे एक लाइन, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, 3 लाइनें लिखनी पड़ रही है और 3 लाइनों के अंदर प्रोग्राम को लिखना पड़ रहा है, तो अगर आप चाहें तो एक साथ मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल असाइनमेंट करने का जो तरीका होता है उसमें आपने ए इक्वल टू, या आपने इस वाले केस में यहाँ 10 लिखा, यहाँ भी 10 लिखा, आपने यहाँ भी 10 लिखा। तो जब आपकी वैल्यू चेंजेबल है, वैल्यू आपकी डिफरेंट है, तो उस केस में तो आपको इस तरह से ही डालना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ 20 पास कर दिया, यहाँ 30 पास किया, तो उस वाले केस में 10 ए में चला जाएगा, 20 बी में चला जाएगा, 30 सी में चला जाएगा, आपका प्रोग्राम चल जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर आपको इस वाले वेरिएबल में भी 10 डालना है, इसमें भी आपको अगर 10 डालना है, तो इस तरह से अगर आप 10 10 10 एक साथ स्टोर कर रहे हैं तो 3 लाइनें लिखनी पड़ रही है, तीनों को सेपरेटली असाइन करना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम चाहें तो ए की वैल्यू को तीनों में असाइन करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, तो 10 सी में भी जाएगा, 10 बी में भी जाएगा, 10 ए में भी चला जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। तो ये फीचर सिर्फ पाइथन में अवेलेबल है, सी वगैरह में अवेलेबल नहीं है। आप इस तरह से सी में असाइनमेंट नहीं कर सकते, सी लैंग्वेज में असाइनमेंट नहीं कर सकते, C++ में भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन में ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि आप किसी वेरिएबल को मल्टी असाइनमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपसे यूज़ में ले सकते हैं। मल्टी असाइनमेंट के अलावा अगर आप चाहें तो आपको अगर लाइन को इस तरह से लिखना पड़ रहा है कि जैसे मान लिया कि आज हमारे पास ए बी और सी 3 वेरिएबल हैं। ए में मैंने यहाँ पर 10 पास किया, बी में 20 पास किया और सी में 30 पास किया। तो मुझे यहाँ 3 लाइनें इस तरह से लिखनी पड़ रही है, 3 लाइनों को सेपरेटली लिखना पड़ रहा है। तो सेपरेटली लिखने की बजाय मैं इसे चाहूँ तो इसी स्टेटमेंट को अगर मैं इस तरह से डिफाइन नहीं करना चाहता तो इसे मैं इस तरह से बना सकता हूँ, ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू 10 20 30। आप चाहें तो इस तरह से भी दे सकते हैं। तो इस तरह से देने पर फर्स्ट टू फर्स्ट, लास्ट टू लास्ट, तो ये 10 किस में चला जाएगा, इस सी में, 20 किस में चला जाएगा, बी में, 30 किस में चला जाएगा, ए में। तो आप 3 लाइनें लिखने के बजाय एक लाइन से भी काम कर सकते हैं, एक लाइन से भी वैल्यू का असाइनमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मल्टी असाइनमेंट। दैट इज़ ए वेरिएबल का यूज़ होता है, वेरिएबल को इस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज़ ए असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल असाइनमेंट के बाद बेटा हमारा लास्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज़ में आता है कि सिंपल आईओ इनपुट एंड आउटपुट। जो हमने अभी तक प्रोग्रामिंग देखी, तो इस वाले केस में वेरिएबल का यूज़ भी देख लिया। अब वेरिएबल का यूज़ देखने के बाद हमारा लास्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि जब तक हम उस स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे हम प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस का मतलब ये होता है कि मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई थी कि जब हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली आईपीओ प्रोसेस पर वर्क करता है। या कोई भी मशीन आप यूज़ में ले लें वो आईपीओ प्रोसेस पर वर्क करती है। उन आईपीओ प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम इनपुट स्टोर करते हैं, देन प्रोसेसिंग करते हैं, देन रिजल्ट हमारा शो होता है। जब तक हम इनपुट स्टोर नहीं करेंगे प्रोसेसिंग नहीं होगी और रिजल्ट हमारे सामने शो नहीं होगा। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आज हम जब पाइथन का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय सबसे पहले केस में हमें अपने प्रोग्राम का इनपुट देना होगा, मतलब वैल्यू असाइन करनी होगी, और वैल्यू असाइन करने के बाद ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आंसर हमारे सामने शो होगा। तो जब तक वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो आंसर शो नहीं होगा, आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो किसी भी इनपुट को स्टोर करने के लिए प्लस आउटपुट को जनरेट करने के लिए बेसिकली पाइथन के अंदर 2 तरह के फंक्शंस यूज़ में आते हैं। उन फंक्शंस में एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन, एक होता है आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन के बेस पर पाइथन के अंदर इनपुट स्टोर करने के लिए जो फंक्शन यूज़ में आता है उस फंक्शन को हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। और आउटपुट या रिजल्ट को, दैट इज द लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ध्यान देंगे कि आउटपुट फंक्शन आउटपुट जनरेट करने के लिए नेक्स्ट फंक्शन यूज़ में आता है इन केस ऑफ पाइथन, दैट इज ए प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन। तो 2 तरह के फंक्शन यूज़ में आते हैं। एक फंक्शन यूज़ में आता है इनपुट फंक्शन, एक फंक्शन यूज़ में आता है आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर रन टाइम पे वैल्यू डालना चाहते हैं, रन टाइम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं,
तो रन टाइम वैल्यू स्टोर करने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ होता है और वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इनपुट फंक्शन में जब आप वैल्यू पास करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट हमेशा स्ट्रिंग होगा, बाय डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट हमेशा स्ट्रिंग होगा। तो इन फंक्शन को कैसे यूज करते हैं? इस फंक्शन को यूज समझने के लिए मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स बना रहा हूँ जिनके थ्रू हम दोनों का यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया, एग्जाम्पल 1। मुझे सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे 3 वेरिएबल लेने हैं और 3 वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करानी है, उनको मुझे प्रिंट कराना है। तो मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, मुझे 3 वेरिएबल लेने हैं जिनमें वैल्यू पास करानी है और वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पर x बनाया, x के अंदर मैंने यहाँ पर 10 पास किया, y बनाया, y में 20.10 पास किया, z बनाया, z में मैंने यहाँ पर सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर a b c पास कर दिया। ये तीनों पास करने के बाद मुझे तीनों को प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑफ x, देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑफ y, देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑफ z। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम ये बनाया है। अब इस प्रोग्राम के अलावा मुझे एक प्रोग्राम और बनाना है जिसमें इनपुट का यूज़ भी करना है। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने लिखा x इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, देन मैसेज पास किया इनपुट वैल्यू। सेकेंड लाइन में लिखी यहाँ पर y इक्वल टू फ्लॉट। यहाँ मैंने पास कर दिया इनपुट, यहाँ मैंने पास किया इनपुट, मैसेज पास कर दिया इनपुट वैल्यू। देन मैंने थर्ड लाइन के अंदर लिखा z इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने इनपुट, मैसेज पास कर दिया इंटर स्ट्रिंग, इसे मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ जाकर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करा दिया x को, यहाँ प्रिंट करा दिया बेटा y को, यहाँ प्रिंट करा दिया मैंने z को। 3 वैल्यू प्रिंट हो गई। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमने 2 मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं। वो दोनों ही एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिन्हें आप इस वीडियो में से निकाल के आप ट्राई करके देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले यूज़र को उस प्रोग्राम के अंदर इनपुट डालना पड़ेगा, देन आउटपुट जनरेट करना होगा। तो इनपुट नहीं डालेंगे तो आउटपुट हमारे सामने शो नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बनाया। अब इस एग्जाम्पल में फर्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पर x, y और z 3 वेरिएबल लिए और 3 वेरिएबल के अंदर मैंने फर्स्ट के अंदर 10 पास किया, y के अंदर 20.10 पास किया, z के अंदर ABC पास किया और यहाँ जाकर मैंने x, y और z तीनों को प्रिंट करा दिया। इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर x, y, z 3 वेरिएबल लिए, इनपुट 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 3 फंक्शन लिए और मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इन दोनों प्रोग्राम में डिफरेंट क्या है। तो मेरा मेन जो डिफरेंट है वो डिफरेंट ये है कि जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू को पास करने के 2 वेज होते हैं। पहला वे होता है डिज़ाइन टाइम पे वैल्यू पास करना और दूसरा होता है रन टाइम पे वैल्यू पास करना। डिज़ाइन टाइम का मतलब होता है कि जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम को बनाते समय ही अगर किसी वेरिएबल में हम वैल्यू पास करते हैं तो उस इनिशियलाइजेशन को हम कहते हैं डिज़ाइन टाइम इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जब प्रोग्राम चल रहा हो, रन हो रहा हो, तो रन होते समय अगर यूज़र वैल्यू डालना चाहता है तो उसे कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो फर्स्ट प्रोग्राम जो आ रहा है, इस प्रोग्राम का तो डिज़ाइन टाइम इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो इस वाले केस में मैंने यहाँ पर x बनाया, x में 10 पास किया, y बनाया 20.10 पास किया, z बनाया ABC पास किया। तो ये नंबर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। नीचे जाके प्रिंट किया, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z। तो यहाँ पर जो प्रिंट फंक्शन आ रहा है, ये प्रिंट फंक्शन एक्चुअल में आउटपुट फंक्शन है जो रिजल्ट को शो करेगा। इट मीन्स आउटपुट देखने के लिए पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन का ही यूज़ होता है जिसका अपना सिंटेक्स होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया। तो जैसे इस प्रोग्राम को चलाओगे तो x में क्या आ जाएगा 10, y में क्या आएगा 20.10, z में क्या आएगा ABC। तो आंसर क्या आ जाएगा 10, 20.10 और z में क्या आ जाएगा ABC प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम चल जाएगा। बट इस वाले प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू पास की जा रही है वो वैल्यू डिज़ाइन टाइम पर ही डाली जा रही है। जब प्रोग्राम बना रहे हो तो बनाते समय आपने वैल्यू पास कर दी।
बट हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्राम रन हो तो रन होते समय अगर वैल्यू डालनी है तो उसके लिए हम रन टाइम का यूज करेंगे। तो रन टाइम का यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा x इक्वल टू इंटीजर इनपुट। अब इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर INT, यहाँ फ्लोट, यहाँ तो मैंने इंटीजर कुछ लिखा ही नहीं। तो बेटा इसका मतलब ये है कि पाइथन के अंदर रन टाइम पे वैल्यू डालने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ होता है, जो मैं आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया था कि रन टाइम पे वैल्यू डालने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ होता है। लेकिन इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा स्ट्रिंग लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू पास करते हैं वो हमेशा क्या मानता है, स्ट्रिंग मानता है। इस वजह से अगर हम किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनपुट स्ट्रिंग को फ्लोट या नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के फंक्शंस यूज़ में आते हैं, इनपुट इंटीजर फंक्शन और फ्लोट फंक्शन यूज़ में आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x इक्वल टू इंटीजर इनपुट वैल्यू डाला। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू आप डालोगे वो वैल्यू अगर आपने 10 डाली और आपने अगर इंटीजर फंक्शन का यूज़ नहीं किया, इस इंटीजर को हटा दिया, तो हटा के जब वैल्यू x में जाएगी तो ये x इस 10 को नंबर नहीं मानेगा, उसे क्या मानेगा, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर वैल्यू मानेगा। इससे क्या मानेगा, वो डबल कोट्स सिंगल कोट्स मतलब स्ट्रिंग वैल्यू मानेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, INT लगा दिया। तो ये इंटीजर फंक्शन जो इनबिल्ट बना हुआ फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। सेम टू सेम केस में जो वैल्यू मैं इनपुट कर रहा हूँ फ्लोट में है, फ्लोट की वैल्यू किस में आ जाएगी, y में आ जाएगी। तो ये नंबर जो इनपुट जो हम स्ट्रिंग कर रहे हैं उस नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा और फ्लोट की वैल्यू फ्लोट के थ्रू y में आ जाएगी। थर्ड केस में हमें स्ट्रिंग डालनी है, तो मैंने यहाँ पे किसी भी फंक्शन का यूज़ नहीं किया। जब किसी फंक्शन का यूज़ नहीं किया तो यहाँ पर जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग ही लेगा और आप इस प्रोग्राम को प्रिंट करा दिया। तो इस प्रोग्राम से बेनिफिट क्या मिलेगा, तो इन दोनों प्रोग्राम में बेनिफिट मिलेगा कि इस वाले प्रोग्राम के अंदर जो इनपुट हमें डाला है वो डिज़ाइन टाइम पर डाला है, बट जब इस प्रोग्राम को रन कराओगे, कंपाइल करके जब से रन कराओगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो एग्जीक्यूट करने पर आंसर आपका शो होगा, आपके सामने आंसर डिस्प्ले होगा। तो उस समय आप वैल्यू इनपुट करा सकते हैं, वैल्यू लोड कर सकते हैं। दैट इज़ ए रन टाइम इनिशियलाइजेशन। इसे कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यही चीज़ कहलाती है इनपुट फंक्शन और ये फंक्शन कहलाता है आउटपुट फंक्शन। दैट इज़ ए IO फंक्शंस होते हैं जिसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ में लेते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो नोट्स आप बनाइए। प्लस इसके साथ में मैंने कुछ प्रोग्रामिंग के वीडियोज़ भेजे थे, वीडियो आप विजिट कीजिए। फिर भी अगर डाउट होता है तो मैं एक क्लास के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो बना के आप साथ में शेयर करूँगा। थोड़ा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जो वीडियो सेंड करूँगा उसमें प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स भेजूँगा। प्रोग्रामिंग की एक PDF फाइल मैंने आपको सेंड की है, उसे आप ट्राई कीजिए, उसे बनाइए और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।